हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप अच्छी ही चल रही होगी. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है, वो कवर करते हैं. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं, जब भी आपके सामने वर्ड आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, क्या क्लिक करता है आपके माइंड में? जस्ट थिंक ऑफ दैट. जस्ट पॉज दिस वीडियो और सोचो यार, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है. ठीक है, तो एसिड्स का काम क्या होता है? एसिड्स का काम होता है H प्लस देना, राइट? H प्लस देना. वी आर टॉकिंग अबाउट आर्सेनियस एसिड्स और ब्रोंस्टेड एसिड. वो क्या करते हैं? H प्लस देते हैं. तो सपोज मेरे पास एक एसिड है HA, ये क्या करेगा? H प्लस देगा. H प्लस दे दिया तो क्या बच गया? फ्रॉम HA जब उसने H प्लस दे दिया, आपके पास सिर्फ क्या रह गया? A माइनस रह गया. ठीक है, A माइनस रहा. अब ये जो HA है, ये क्या है? एसिड. ठीक है, जो इसका काउंटर आयन बना, काउंटर आयन बोलो तो H प्लस निकालने के बाद क्या बचा, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, विच इज योर A माइनस. ये क्या है? अपना कॉन्जुगेट बेस है. ठीक है, अब इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों बोल रहे हैं? पहली बात, क्योंकि यार HA में से ऑलरेडी एक H प्लस निकल गया, तो जो बचा है उसके पास कैपेसिटी है H प्लस दोबारा लेने की. ठीक है, A माइनस के पास कैपेसिटी है कि वो H प्लस लेके वापस HA बना ले, मतलब बैक टू दिस आ जाए. ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस. तो ये A माइनस जो है HA का कॉन्जुगेट बेस है. अब हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की. एसिडिक स्ट्रेंथ की वो क्या होती है? हाउ डू यू चेक दैट? एसिडिक स्ट्रेंथ करने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है यार. कोई भी एसिड तब अच्छा होगा ना जब वो इजिली H प्लस दे दे, आसानी से H प्लस दे दे, तो वो अच्छा है ना, स्ट्रॉन्ग है. लेकिन अगर किसी में से बहुत दिक्कत हो रही है H प्लस निकालने में, तो वो वीक एसिड है. ये हो गया स्ट्रेंथ का मतलब, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब. अब ये आप कैसे डिटरमाइन करते हो कि यार कौन अच्छा एसिड है? इसके लिए आप देखते हो कि यार ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जो A माइनस बना, इसको आपको चेक करना है. अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है, ठीक है, अगर ये स्टेबल है, तो ये वापस इस H प्लस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ वापस जुड़ेगा नहीं और H प्लस नहीं बना लेगा. क्योंकि यार स्टेबल है, मैं क्यों रिएक्ट करूं, मैं तो स्टेबल हूं, है ना. तो इसीलिए ये पड़ा रहेगा आराम से. स्टेबल है तो ये H प्लस के साथ वापस रिएक्ट नहीं करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी या कम होगी. ठीक है, लेकिन अगर ये अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल है, तो यार ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? ये बहुत ही कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेगा और ये चाहेगा कि मैं वापस से HA बना लूं. तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ योर कॉन्जुगेट बेस. ध्यान से सुनो मेरी बात को. कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. तो आप कहोगे अगर कॉन्जुगेट बेस A माइनस अगर स्टेबल है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. तो हमेशा जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो, आप देखो कि जो मेरा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है. मतलब ये काम तो आपको करना ही है whenever you get a question on acidic strength. Make its conjugate base, चेक कि वो स्टेबल है या नहीं. बिकॉज अगर वो स्टेबल होगा तो वो वापस से HA नहीं बनाएगा. ठीक है, वो U का U रहेगा और इसका मतलब ये है कि HA ने आसानी से H प्लस दे दिया. ठीक है, ओके. सेम वे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बेस का मतलब होता है जो कि H प्लस ले ले, जो कि H प्लस एक्सेप्ट कर ले, वो एक बेस है. ठीक है, अब बात आती है अच्छे बेस की. अगर ये बेस है तो ये क्या बनाएगा? H प्लस लेके ये बना लेगा कॉन्जुगेट एसिड. बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड. क्यों बन रहा है उसको कॉन्जुगेट एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब इसके पास कैपेसिटी है H प्लस देने की, तो इसलिए ये एसिड हो गया. ठीक है, और ये B माइनस का कॉन्जुगेट एसिड है. अब भाई इसको हम अच्छा बेस कब बोलेंगे कि B माइनस अच्छा बेस है? सबसे पहले तो यार H प्लस लेना है अगर उसे, तो इसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए. ये कंडीशन है.
लोन पेयर होना चाहिए बॉस। अगर लोन पेयर नहीं है तो वो H प्लस कैसे लेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं है तो H प्लस कैसे लेगा, है ना? ठीक है, दूसरी चीज, वो स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं वो कैसे देखेंगे? उसके लिए आप देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। आप कहोगे अगर ये कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्टेबल है तो फिर वो अच्छा बेस है, मतलब वो आसानी से H प्लस ले लेगा। लेकिन अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो वो आसानी से H प्लस नहीं लेगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हो? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, राइट? तो अब चलो जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इस पे। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन A, B and C in the given molecule। तो यार अपने को एक मॉलिक्यूल दे दी, इसमें ये है A, ये है B, ये है C। अब इसको आपको बताना है इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है। क्या करोगे? सबसे पहले एक एक को हटाते जाओ और उनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं क्या बनेगा? सबसे पहले A को हटाते हैं, तो वी हैव दिस इज द रिंग। यहाँ पे एक लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे HB है, यहाँ HC है, लेकिन मैं उनको दिखा नहीं रही क्योंकि हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं हटाऊं, इसको हम अगर H प्लस के फॉर्म में हटाएंगे तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट? इस कार्बन पे एक नेगेटिव साइन आ गया, राइट? ठीक है, ऐसे ही हम B को हटा लेते हैं। अगर हम HB को हटाते हैं तो यहाँ है मिथाइल और यहाँ इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। सेम वे अगर मैं C को हटाऊं तो कहाँ आएगा चार्ज? जहां पे C लगा हुआ है, राइट? तो ये हो गया Me और C ये है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। बात सही है? तो अपन ने A हटा लिया, B हटा लिया, C हटा लिया। अब हमें कंपेयर करना है इनकी स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल होगा ये आपने बना लिए कॉन्जुगेट बेसिस A के, B के, C के, और अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी कौन ज्यादा स्टेबल है। फाइन, सबसे पहले अगर हम A को देखें, ये वाला जो है ये इसमें रेजोनेंस में जा रहा है ना? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रहा है। वेरी गुड। रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन। अगर चार्ज घूम रहा है और जितना ज्यादा घूमेगा, मतलब जितने ज्यादा एटम्स उस चार्ज को शेयर करेंगे उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि अब यार एक के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा है ना, सबने लोड जो है वो शेयर कर लिया उस चार्ज का, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है। बात समझे? तो जब भी रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, वो उतना स्टेबल होगा। तो सबसे पहली चीज इसमें हो रही है रेजोनेंस। अपन हर एक पॉइंट लिखते जाएंगे सो दैट क्लैरिटी रहे क्या हो रहा है। देन ये जो चार्ज है ये इस कार्बन पे है और इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल बोले तो CH3। ये जो ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। ऑलरेडी आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पे वो और इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा, राइट? तो बिकॉज ऑफ प्लस आई ग्रुप ये जो चार्ज है वो लेस स्टेबल हो गया। क्लियर? क्योंकि इसको और इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। भाई ये तो चाह रहा है और ले लो मुझसे, इलेक्ट्रॉन्स ले लो। तो अगर इसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता वो ज्यादा स्टेबल कर देता। ठीक है, ओके। अब आते हैं बी पे। बी पे क्या है? बी पे ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ना ही रेजोनेंस हो रहा है, राइट? इस कार्बन के ऑल्टरनेट पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, बट ये दोनों मिथाइल ग्रुप है तो ये प्लस आई लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ दीज कार्बन एटम्स। फाइन, लेट्स सी आर हाइड्रोजन 3। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है क्योंकि ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है एंड कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ लाइक ए कि ये लेस स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखो, रेजोनेंस जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी लाता है क्योंकि चार्ज जो है वो शेयर हो गया। तो सी में और ए में रेजोनेंस हो रहा है, बट ए में
स्टेबिलिटी कम हो गई ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल एमी, इसीलिए सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। सी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर आपने यही चीज पता कर ली ना, तो भी आप आराम से आंसर दे सकते हो। देखो सबसे, अगर सभी ऑप्शंस को तुम देखो, सभी ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे सी सबसे ज्यादा एसिडिक है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सी की इसी ऑप्शन में दी हुई है, तो इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। बट बाकी भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये प्लस आई है, प्लस आई इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो ये लेस स्टेबल हो गया, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई, इसीलिए ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो सी के बाद आएगा बी एंड देन ए। एंड जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यही ऑर्डर रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का भी, राइट। तो सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, देन बी, देन ए। ओके, तो आपको अपने जो इफेक्ट्स हैं उनको लगाना है टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो जैसे आप इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी देखते हो ना, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, रेडिकल्स, वो इफेक्ट्स जो लगाते हो वही यहाँ पे लगाने हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो टेंशन लेनी नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक ऑफ अ वीडियो जिसमें कि मैंने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स को बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट, उससे समझ आ जाएगा। फाइन, ओके, चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फाइन। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या कर लें यार, कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, है ना। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए मुझे यार H प्लस हटाना है ना, एसिड है क्योंकि ये H प्लस हटाना है। कौन सा H प्लस हटाना है, पहले ये सोचो कौन सा H प्लस हटाना है मुझे। ये वाला, ये जो H प्लस है जो कि ऑक्सीजन पे लगा हुआ है वो एसिडिक है, फिनॉल, ठीक है। तो इसको हटाना है। आप जब इसको हटाते हो, कॉन्जुगेट बेस बनाते हो, H प्लस हटा दिया, क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग है, इस पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ NO2, और O पे जब H प्लस हट गया तो O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। ओके, सेम यहां पे करो, सबके बना लेते फटाफट। O माइनस और इस पे लगा हुआ है CH3। सेम वे थर्ड वाले पे क्या है, O माइनस और इस पे मेटा पे लगा हुआ है NO2, फर्क पड़ जाएगा इससे, ठीक है। ओके, फोर्थ क्या है, O माइनस और OCH3, ठीक है। अपन ने सबके कॉन्जुगेट बेस बना लिए। अब इनमें जो सबसे स्टेबल होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। फाइन, अब यार देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, क्या ये रिंग में रेजोनेंस करेगा, क्या ये रिंग में डीलोकलाइज होता है। आप कहोगे यस बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा, राइट। O माइनस है अगर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा रेजोनेंस करने पे, और पैरा पोजीशन पे आएगा। इन तीन पोजीशंस पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होगा, मतलब ये तीनों पोजीशंस इस नेगेटिव चार्ज को शेयर करेंगी, ठीक है। ओके, अब अगर मैंने ऑर्थो या पैरा पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा लगा दिया, उससे क्या होगा देखते हैं। देखो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है, NO2 लगा तो यार यहाँ डेल्टा नेगेटिव आया, है ना। तो ये NO2 कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप है, मतलब ये इस नेगेटिव चार्ज को ले लेगा, ओके। और -I ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ये ऑलरेडी विड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो यस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हमें चाहिए था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये एकदम सही काम कर रहा है, ठीक है। फिर आ गया CH3। CH3 क्या करता है, क्या ये रेजोनेंस कर सकता है, नहीं, क्योंकि ना तो कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना ही लोन पेयर है, तो रेजोनेंस तो नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा, फाइन। लेकिन अगेन क्योंकि रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं। और CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ NO2 है, लेकिन यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे होने से क्या हुआ यार, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पे नहीं है। तो अब यहाँ पे ये -M इफेक्ट नहीं लगा पाएगा,
क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर सकता अब ये बिकॉज ऑफ बीइंग एट मेटा पोजीशन, इसलिए इसका -m इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन -i तो ये कहीं पे भी लगा सकता है, राइट? ओके, ठीक है। अब आते हैं OCH3। OCH3 कैसा ग्रुप है? ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो यार ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर भाई सब शेयर करेंगे रिंग में, तो ये इंस्टेड ऑफ -m ये +m लगाते हैं, मतलब ये अपना लोन पेयर देने लग जाता है रिंग को। यार रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसे और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, ये और +m कर रहा है, -i है, लेकिन वी नो मीजोमेरिक डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, एक्सेप्ट फॉर हेलोजेंस। तो अब इन सब में अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें, तो सबसे स्टेबल जो कॉन्जुगेट बेस लग रहा है वो है फर्स्ट, क्योंकि इसमें -i भी लग रहा है और -m भी लग रहा है, तो इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं। ओके, उसके बाद देखो किसमें विड्रॉ हो रहे हैं, आई से योर कंपाउंड 3। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ -i लग रहा है, -i लग रहा है, राइट? तब भी इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं, ऑल्दो कम जा रहे हैं, कम विड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ तो हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी तो आएगी। तो 1 के बाद आता है 3, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 में कौन लग रहा है? आप कहोगे कि मैम +m का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा रिंग में, तो अनस्टेबल हो रही है रिंग, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब 2 इज स्टिल कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कंपेयर टू 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस। अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो यही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है। अब कंपेयर करो कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट? ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर सब्स्टिट्यूएंट पैरा पे है या मेटा पे है, अगर वो मेटा पे है तो वो -m या +m नहीं लगा सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर हट गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स इन वाटर एट 28 डिग्री सेल्सियस इज। तो पैरानाइट्रोफिनॉल, पैराफ्लोरोफिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल। सबसे पहले तो यार कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या है? फिनॉल है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, ठीक है। फिनॉल की पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन है और फिनॉल की पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, ठीक है। अब आप पहले इस वीडियो को पॉज करो, खुद से इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद चेक करना कि आपने सही आंसर दिया या नहीं, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ओवर हियर, यू कंपेयर योर आंसर विद मी। तो मैंने इनका कॉन्जुगेट बेस बना लिया, O माइनस NO2, ऐसे यहां पे O माइनस F और यहां पे O माइनस Cl, ये बन गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यार, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं, -m -i। क्लोरीन, क्लोरीन हेलोजन है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर -m और +m, ऑल्दो ये +m लगाता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा, ठीक है। +m लगाता है और -i लगाता है, लेकिन क्योंकि इंडक्टिव डोमिनेट करता है ओवर +m, तो ये हो गया। ओके, फ्लोरीन में अगर हम देखें, फ्लोरीन के केस में भी -i लग रहा है और +m लग रहा है, ठीक है, और डेफिनेटली क्योंकि ये हेलोजन है तो -i ज्यादा पावरफुल है देन +m, दैट मींस ये ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। अब सबसे पहली चीज तो इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, +m लगा रहे हैं। +m का मतलब क्या है, दोनों अपने लोन पेयर्स जो हैं वो रिंग को दे रहे हैं, दोनों ही अपने लोन पेयर्स रिंग को दे रहे हैं। लोन पेयर कैसे डोनेट करेंगे या बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन है और ये जो फ्लोरीन है, ये अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं, तभी रेजोनेंस होगा। फाइन, सेम वेज यहाँ क्लोरीन और ये वाला कार्बन ओवरलैपिंग कर रहे हैं अपने ऑर्बिटल्स की। अब एक बात तो आप समझते कि कार्बन और फ्लोरीन दोनों सेकंड पीरियड के हैं,
दोनों सिमिलर साइज के, तो इनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बट कार्बन और क्लोरीन में ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो CF ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू CCl। इसका मतलब अगर इसमें प्लस एम इफेक्ट देखें तो वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू CCl में। बात सही? अगर प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में दे रहा है। अगर फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स अपने रिंग में दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ यार, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डोनेट है ना, ज्यादा डोनेट कर रहा है, तो ये रिंग को स्टेबल बना रहा है अनस्टेबल बना रहा है? रिंग को अनस्टेबल बना रहा है, क्योंकि रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज O माइनस लगा है उस पर, और ये भाई सब और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो क्या हुआ, ये लेस स्टेबल हो गई है ना कंपेयर टू Cl। जब पैरा पोजिशन पे Cl लगा है या पैरा पोजिशन पे फ्लोरीन लगा है, Cl के कंपैरिजन में फ्लोरीन वाली रिंग लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली दे रहा है, फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल की तो सबसे ज्यादा है, माइनस एम भी है माइनस आई भी है। ओके, फिर उसके बाद क्लोरो की है और फिर फ्लोरो की है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लॉजिक है वो आपको समझना है कि ये ओवरलैपिंग से आपको देखना था कि CF की ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू CCl। ओवरलैपिंग अच्छी है तो प्लस एम अच्छा होगा, प्लस एम अच्छा होगा तो लेस स्टेबल हो जाएगी रिंग। बात समझ आई? ठीक है, तो स्टेबिलिटी पता चल गई, एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम होगी, तो क्या ऑप्शन सही है? 1 3 2। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। फाइन, अब देखो आपका सही था या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक काम करते हैं, अब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए एसिडिक स्ट्रेंथ पे। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर WBJ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आई हैव मेड सम वीडियोस जो कि बहुत छोटे हैं और उसमें पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। ठीक है, तो यू कैन वॉच दैट। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे जैसे हमने अभी किया और फिर अपना आंसर दोगे क्या सही आंसर है। ठीक है, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बेसिसिटी। द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन इज वीकर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मिथाइल अमीन। तो यार एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, और मिथाइल अमीन क्या है, CH3NH2। वो बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन की कम है एज कंपेयर टू मिथाइल अमीन। ऐसा होता है? और अगर है तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसा होता है कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन बता दो मुझे कि फिर पीकेबी, आपको इसका आंसर बताना है कि पीकेबी किसका ज्यादा होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पीकेबी, पीकेबी किसका ज्यादा है, एनिलीन का या मिथाइल अमीन का? ठीक है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या है आंसर। तो एनिलीन वीकर है, वीकर बेस है, मतलब इसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ कम है एज कंपेयर टू इसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+। ठीक है, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिस के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। और नाइट्रोजन के पास आप देखोगे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है मोस्टली और उसके पास एक लोन पेयर होता है। बात सही है ना? तो यहां पे भी एनिलीन पे भी लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, और मिथाइलमीन पे भी लोन पेयर है नाइट्रोजन पे। अब आपको सोचना है यार फिर ऐसा क्या हो रहा है कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ, एनिलीन की टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर कम हो गई, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एनिलीन जो है वो बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है। क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? यस, एनिलीन अगर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है तो यार वो रेजोनेंस में भी लोन पेयर दे रहा है। रेजोनेंस में अगर लोन पेयर दे रहा है तो उसकी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू H+ वो कम हो गई।
क्योंकि उसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, राइट? तो बिकॉज यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे क्वेश्चन आ गया। एनिलीन के केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ये कम है एज कंपेयर टू मिथाइलमीन। यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसीलिए मिथाइलमीन इज अ बेटर बेस, इज अ गुड बेस एज कंपेयर टू एनिलीन। ठीक है, अब चेक करो अपने ऑप्शंस। हाइपर कॉन्जुगेटिव ये तो वैसे ही इग्नोर कर दो। रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप इन एनिलीन, यस दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, यू कैन रीड दैट, ठीक है? बाकी ऑप्शंस आर ऑब्वियसली इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब आपको 4 कंपाउंड दिए, इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। अगेन नाइट्रोजन इज देयर, तो मोस्टली जब बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आएगा ना, इट विल बी ऑन योर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो उसको अच्छे से करना है कि उसमें बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहता है, गैस फेज में क्या रहता है और एक्वस मीडियम में क्या रहता है, ये सब चीजें आप एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना, ठीक है? एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग क्रैश कोर्स तो वी आर गोइंग टू कवर इन दैट इज नॉट एन इश्यू। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यार इस पे भी है, इस पे भी है लोन पेयर। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन लेगा, ठीक है? चलो यहाँ पे 3 जनों के पास है, चलो ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले कंपाउंड में अगर हम देखें, यार इसके पास लोन पेयर है, तो पहली कंडीशन मीट हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, यस। सेकंड इज दैट इट हैज टू गिव दिस लोन पेयर टू H+. Will it be able to give it better or will it be able to give it better? For that you have to check the electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं, what is the hybridization of this nitrogen? It is, you'll say there are 3 sigma bonds. ये नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फाइन, इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले, आप कहोगे 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर 3 हो गए टोटल, तो इसका मतलब ये sp2 है। अगर sp3 और sp2 में आप कंपेयर करो, बिकॉज इसमें s कैरेक्टर कम है, इसमें सिर्फ 25% s कैरेक्टर है, जबकि इसमें 33% s कैरेक्टर है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? 33% वाला, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो क्या इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी लोन पेयर देने की? नहीं। टेंडेंसी ऑफ 2 टू डोनेट लोन पेयर इज लेस देन 1 बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? तो 2 और 1 में कंपेयर हो गया। 2 इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू 1, क्योंकि 2 जो है वो इतनी आसानी से लोन पेयर नहीं देगा H+ के लिए, तो अगर आसानी से लोन पेयर नहीं दे रहा, इसका मतलब वीक बेस हो गया, ठीक है? ओके, अब आते हैं ऑप्शन 3 पे। अगर हम कंपाउंड 3 को देखें, तो यार इसमें 2 नाइट्रोजन है, ठीक है? चलो दोनों को H+ दिलवा देते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने इसको दे दिया एक H+, और ये क्या बन गया? NH2, ठीक है? दूसरा वैसे ही रहा। दूसरा केस क्या हो सकता है यार? NH2H+ ले, तो अगर ये H+ लेता है तो आपको बन जाएगा ये NH3+। ये 2 केसेस पॉसिबल है। पहले हम ये डिसाइड करें यार इन दोनों में से H+ कौन लेगा, मतलब लोन पेयर कौन देगा। उसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको देखना है कि आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये दोनों बन रहे हैं तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया फर्स्ट केस में, दूसरे में ये हो गया। देखो कौन ज्यादा स्टेबल है, जो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब वो H+ लेगा, ठीक है? फाइन, तो अगर मैं फर्स्ट केस लूं, इस केस में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी तो पॉसिबल है, राइट? कि ये नाइट्रोजन लोन पेयर देके रेजोनेंस कर ले और इस पे से चार्ज हट जाए। तो अब आप अगर इसको और इसको कंपेयर करो, ए और बी, चलो इसको ए कर लेते हैं, ए और बी को अगर कंपेयर करो, दे आर इक्विवेलेंट, तो उसका मतलब इस केस में तो आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं।
जिनकी स्टेबिलिटी तो बहुत ही हाई होती है, राइट? तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। जबकि अगर आप इधर देखोगे तो यार ये NH3 है, ये NH है, और आपको पता है रेजोनेंस में एटम्स नहीं मूव करते, तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। खैर इसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा। ओके, तो ये कभी H प्लस नहीं लेगा, इसका मतलब तो ये रूट तो अपने ने पकड़ना ही नहीं है, ये होगा। जो भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, अगर एक ही कार्बन पे 2 नाइट्रोजन लगे हैं या 3 नाइट्रोजन लगे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, और उनमें हमेशा वो नाइट्रोजन H प्लस लेता है जो कि डबल बॉन्डेड होता है। ये आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है? तो ये नाइट्रोजन H प्लस लेगा। रीजन क्या है? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है? इन द सेम वे ये भी लेगा H प्लस, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, और इस केस में आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे? 3। एक तो ये, दूसरा, तीसरा, तो 3 इक्विवेलेंट RS मिलेंगे। इसमें 2 इक्विवेलेंट RS मिल रहे हैं, जितने नाइट्रोजन उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 4 तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 3 है, और फिर इन दोनों में तो देख ही लिया हमने, 1 है एंड देन 2 है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हुआ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है? सो नाउ यू कैन चेक योर आंसर, कौन सा सही है? 4-3-1-2, 4-3-1-2, दैट इज ऑप्शन सी। और देखो एक और ऑप्शन है 4-3-2-1। तो आपको 2 और 1 में बहुत जरूरी है कंपेयर करना, कि आपको समझ आना चाहिए मुझे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर, क्योंकि लोन पेयर देने हैं यार, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगी। और अगर आपको, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू रिवाइज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, तो आई हैव गिवन दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच दोज वीडियोस। ट्रस्ट मी, आपके पूरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? और एल्स इफ यू वांट यू कैन जॉइन आवर क्रैश कोर्स, आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दैट क्रैश कोर्स बिलो, यू कैन जॉइन दैट, ठीक है? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सभी PYQ हो चुके हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी कवरिंग क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन्स, कि हाइड्रोकार्बन से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? सो यू कैन रिवाइज इट बिफोर वॉचिंग दैट वीडियो। ओके, सो आई विश यू गुड लक एंड कीप स्टडिंग।